हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज हम मैथ को शून्य से शुरू करेंगे। जैसे शून्य से शुरू मतलब है जाति मान, स्थानीय मान, भाजकता के नियम, संख्याओं को अंकों में लिखना, शब्दों में लिखना, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको ये सब मतलब ये बेसिक है, अगर ये आएगा तो आपको आगे मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो मतलब गणित में मैथ्स के अंदर हम जो संख्याएं लिखते हैं, जैसे कोई भी संख्या हमने लिखी 1 2 5 4 5 7 8, मतलब किस कोई भी संख्या जो लिखते हैं उसमें हम जो अंकों का प्रयोग करते हैं वो हमेशा 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब मैथ्स के अंदर जो भी संख्या मैथ्स के अंदर हम लिखते हैं उन संख्याओं में हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको पता भी है, इन्हीं 10 अंकों का हम प्रयोग करते हैं। इन 10 संख्याओं से ही हम बहुत सारी संख्या, अनंत संख्या बना सकते हैं। कुछ भी संख्या, जैसे ये लिख दी या 121 लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 50 लिख दिया, कोई भी संख्या इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है कि अंकों में जो दी गई संख्या उनको शब्दों में लिखना, या फिर शब्दों में जो कोई संख्या दी गई है उसको अंकों में लिखना। तो उसके लिए हमें जैसे दाईं तरफ से लिखते हैं। जैसे संख्या ले ली हमने, ये संख्या मान लिया। अब इसमें दाईं तरफ से दाईं तरफ से चलते हैं। जैसे ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, फिर आगे 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसमें इस संख्या को आप शब्दों में लिखने के लिए हमें सबसे पहले जैसे इकाई दाईं तरफ से चलना है, हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हम इसको शब्दों में लिखेंगे 1,53,54,678। अब ये संख्या हमने मतलब शब्दों में लिख दी है। अंकों की संख्या को शब्दों में लिखने के लिए हमें हमेशा दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर चलते हैं। जैसे पहला अंक हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे 10 करोड़ आ जाएगा, फिर अरब आ जाएगा, फिर 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें इतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल संख्या 5 अंकों की काम में लेते हैं लगभग। कंपटीशन एग्जाम में 5 अंकों से बड़ी संख्या नहीं आती है। तो ये भी सबको आता ही है। जैसे कोई भी संख्या दे, शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना। फिर जो हमारे काम की चीज़ है, जिसका क्वेश्चन आ सकता है पीआरटी के अंदर, वो आता है टॉपिक फिर जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान और स्थानीय मान। लोकल वैल्यू और पैलेस वैल्यू। लोकल वैल्यू जातीय मान लोकल वैल्यू हो गई, और ये हो गया पैलेस वैल्यू। अब इस सबसे पहले तो मतलब इसमें फ़र्क क्या होता है लोकल वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। लोकल वैल्यू तो जैसे एक है, एक की लोकल वैल्यू तो हमेशा एक ही होगी। उसमें मतलब उसके स्थान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 121 है, अब इसमें इस एक की वैल्यू भी लोकल वैल्यू हमेशा एक होती है, और इस एक की वैल्यू भी लोकल वैल्यू हमेशा एक होती है, और दो की लोकल वैल्यू दो होती है। मतलब उस अंक से हम जो समझते हैं वो उसकी लोकल वैल्यू होती है, चाहे वो पहली इकाई के अंक पर हो या चाहे सैकड़ा के अंक पर लिखा हुआ हो। जैसे 122 या 25 कुछ भी ले लिया हम, तो इसमें 5 की लोकल वैल्यू हमेशा 5 होगी, 2 की 2 होगी, इस 2 की भी 2 होगी, इस 2 की भी 2 होगी। मतलब लोकल वैल्यू का मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे एक है वो चाहे इकाई के ऊपर लिखा हो चाहे दहाई पर, सैकड़ों, हजार, सबकी वैल्यू हमेशा एक ही होती है। लोकल वैल्यू जो हम साधारण समझते हैं वो उसकी लोकल वैल्यू है। फिर आता है पैलेस वैल्यू। अब स्थानीय वैल्यू के अंदर जैसे हम स्थानीय वैल्यू का मान याद करने के लिए जैसे कोई संख्या लेते हैं पहले समझने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लेते हैं 121। अब इसमें इकाई के अंक के ऊपर है ना, उसको हमें एक से गुना करना है। जैसे एक, फिर इसको एक से गुना कर दो आप, तो ये हमेशा मतलब इकाई के अंक पर वो खुद ही संख्या आ जाती है, और पैलेस वैल्यू भी और लोकल वैल्यू भी, दोनों का मान एक ही आएगा। फिर आता है दो। अब दो यहाँ पे दाई के ऊपर है, तो ये दो है ना, इसके नीचे आप दो, फिर इसको दाई के अंक पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। मतलब और इस एक की कितनी होगी, पैलेस वैल्यू होगी एक, और ये इकाई दहाई सैकड़ों पर है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी एक की वैल्यू हो जाएगी 100।
अब इसमें क्वेश्चन एग्जाम पे आता किस है, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बनता किस है ये समझ लेते हैं। कोई भी एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, ये हमने कोई संख्या ले ली। अब इसमें एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा कि एक का जातीय मान, एक की लोकल वैल्यू, एक का जातीय मान व स्थानीय मान बताओ। यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। वह स्थानीय मान बताओ, एक का जातीय मान और स्थानीय मान। अब एक है यहाँ पे इकाई के अंक के ऊपर है, मतलब एक है इकाई के अंक में, तो इसका जातीय मान और स्थानीय मान समान ही होगा, तो एक का जातीय मान व स्थानीय मान की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी, हमेशा एक ही आती है। अब इसके बाद अगर हम इस एक की जगह, अब मान लो ये आ जाए कि 5 की बताओ, 5 का स्थानीय मान, 5 का जातीय मान बताओ पहले। तो 5 का जातीय मान, अब जातीय मान में स्थान की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब ये इकाई के अंक पर हो, चाहे दहाई पर हो, सैकड़ा पर हो, हजार पे हो, कुछ इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता जातीय मान पर। 5 है तो इसकी जातीय मान हमेशा 5 ही आएगा। अब 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान के लिए मैंने आपको समझाया था कि 5 लिख दो, और सीधी भाषा में हम बताएं तो जैसे 5 के आगे जितने हैं ना अक्षर, जैसे 1 2 3 4, 5 के आगे अगर 4 अंक है तो इसके आगे 4 बिंदी लगा दो आप। ये सबसे सिंपल मेथड है। 5 है और उसके आगे जितने अंक हैं उनकी जगह आप शून्य लगा दो, तो ये हो जाएगा उसका स्थानीय मान। तब 5 का स्थानीय मान क्या हो गया, 50,000। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 50,000। समझ गए होंगे। जातीय मान उस अंक की जो लोकल वैल्यू हम जो लेते हैं, मतलब देखने पर जो मतलब एक से हम एक समझते हैं, 2 से 2, 3 से 3, तो यही उसका जातीय मान होता है। लेकिन स्थानीय मान वो कौन सी स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, जैसे यहाँ पे 5 की कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पे। तो 5 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा उसका स्थानीय मान। ऐसे हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें संख्या ले ली मान लो 135 76। अब इसमें 7 का, अब आप खुद सोल्व करो, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान। अब जातीय मान का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जातीय मान उसकी खुद की वैल्यू होती है, तो 7 से कहीं कहीं पर भी हो, दहाई पर हो, सैकड़ों पर हो, हजार पर, कुछ उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 7 का जातीय मान हमेशा 7 ही आएगा। 6 का जातीय मान हमेशा 6 ही आएगा। 5 का 5 ही आएगा। 4 का 4 ही आएगा। 3 का 3 ही आएगा। 1 का 1 ही आएगा। लेकिन स्थानीय मान में ज्ञात करने के लिए हमें उस पैलेस की, मतलब उस पैलेस की स्थिति के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे 7 यहाँ पे है तो 7 का 7 लिख देंगे, और 7 के आगे जितने अंक है उतने बिंदी लगा दो, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70। ऐसे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 के आगे 2 अंक है, इस तरफ दाईं तरफ 5 के आगे 2 अंक है, तो 2 बिंदी लगा दो आप, तो 500 हो जाएगा। ये सबसे सिंपल मेथड है, आप इसको याद रखो। मतलब अब जैसे इसी तरह 3, तो 3 के आगे जितने अंक हैं उसको आप लगा दो, 3 के आगे 3 बिंदी लगा दो आप, 3000। ये इसकी स्थानीय मान हो जाएगा। अब हम भाजकता के नियम शुरू करते हैं। भाजकता के नियम, सबसे पहले आता है 2 की भाजकता। 2 की भाजकता हमें ये बताती है कि किसी भी संख्या में, 2 की भाजकता किसी भी संख्या में इकाई का अंक, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या में हमेशा 2 से डिवाइडेड होगी। मतलब कोई भी संख्या ले लो आप, 122 ले लो, 122 में इकाई का अंक 2 आ रहा है, 140 ले लो, 168 ले लो, 174 ले लो, कोई भी संख्या ले लो जिसमें इकाई का अंक हमेशा 0 2 4 8 166 लो 6, ये सब संख्या हमेशा 2 से डिवाइडेड होंगी। फिर आता है 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, जैसे 174 ले लेते हैं हम, 174। अब इन संख्याओं का योग कितना होगा, 7 और 4 11 1 12। अब इस 12 में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा, और अगर इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 174 का योग होता है 12 अंकों का योग 12, तो 12 में 3 का 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। मतलब 174 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 5 3 15 हो गई, 2 24, 8 3 24 हो गई, तो 58 बार चला जाएगा। इसे और कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 168 ले लेते हैं। 168 में 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये ज्ञात करने के लिए हमें अंकों का योग करना है। 8 और 6 14 1 15। अब 15 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा, और 15 में नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। तो 15 में 3 का जाता है, सबको पता है 5 बार, तो इस संख्या में भी 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 1 बच गया 18, 6 3 18, 56 बार चला जाएगा।
ये हो गई 3 की भाजकता। अब आती है 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता। 4 की भाजकता का नियम ये कहता है हमें कि कोई भी संख्या हो, उसमें इकाई और दाई दो अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, 1212 कोई संख्या ले ली। अब इसमें इकाई और दाई लास्ट के 2 अक्षर देखने हैं हमें, शुरू के मतलब दाईं तरफ से शुरू के इकाई और दाई के अंक, इकाई और दाई में अगर 4 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो 4 का 3 बार चला जाएगा तो इस संख्या में भी जाएगा। 4 × 12, एक में भाग जाता नहीं है तो शून्य, 4 × 12। अब किस मतलब बहुत के ये कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई है ना इसमें 33 ही कर देता है, ये शून्य लगाने भूल जाता है। तो इसका एक तरीका ये है कि आप जैसे हमेशा इसमें 1212 में हमने भाग दिया 4 का, तो आप जैसे पहले इसमें नहीं जाता 2 अंकों में लेते हो तो 4 × 12, फिर आता है 1। अब 1 में जाता नहीं है, कितनी बार जाता है? अब 1 में जाता नहीं है ये मत रखो आप, 1 में शून्य बार जाएगा, मतलब 1 में शून्य बार जाएगा तो शून्य अपने आप यहाँ आएगा, ये भूल नहीं होगी आपसे कभी भी। फिर 12 दूसरी संख्या उतार ली 2, तो इसमें 4 × 12। समझ में आ गया होगा। मतलब 4 की भाजकता का नियम हमें ये कहता है कि संख्या में इकाई और दाई, कोई भी संख्या दी गई हो उसमें इकाई और दाई में अगर 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फिर आता है 5 का भाजकता का नियम। 5 की भाजकता में इकाई का अंक है वो 0 या 5 होता है। मतलब कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, 505 ले ली, अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो इसमें भाग जाएगा 5 का। आप देख सकते हो 5 एकम 5, शून्य में भाग नहीं जाता रहता है शून्य, 5 एकम 5, 101 बार चला जाएगा। ये होती है 5 की भाजकता का नियम। फिर वैसे 6 की भाजकता का कोई नियम नहीं है, लेकिन मतलब जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग चला जाए, यदि कोई संख्या जिसमें 2 का भाग और 3 का भाग दोनों संख्याओं का भाग चला जाए तो उस संख्या में हमेशा 6 का भाग भी जाएगा। ये मतलब कौन सा रिलेशन है? ये को प्राइम नंबर की वजह से जाता है, ये नियम है। वैसे कोई भाजकता का नियम नहीं है ये, लेकिन ये हमेशा सत्य होता है। को प्राइम नंबर हम आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिलहाल तो आप ये ध्यान में रख लो कि 6 की भाजकता का नियम ये होता है कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग दोनों संख्याओं का भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाता है। फिर 7 की भाजकता का नियम याद रखने का कोई मतलब औचित्य नहीं है, इसमें हम वैसे ही भाग देकर संख्या पता कर लें तो वो अच्छा रहेगा। फिर भी आप देख लो 7 की भाजकता का नियम ये होता है कि जैसे कोई भी संख्या ले ली हमने, मान लो 882 ले लिया, तो इसमें इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक को छोड़कर पूरी संख्या को लिख लो। बाकी है जैसे 88 लिख लिया, इकाई का अंक छोड़ दिया। अब इस 88 में से इकाई का अंक का दोना घटा दो, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 घटा दिए तो क्या बचा? 84। अब 84 है, उसमें 7 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, एक बच गया 2, 12। तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, मतलब इस संख्या में। तो यही मैं बता रहा होता हूँ कि इसमें मतलब कन्फ्यूजन आपके ज़्यादा होगा। आप वैसे ही इस संख्या के अंदर ही 7 का भाग पहले से देख लो, वही अच्छा रहेगा इसमें। मतलब 882 7 की भाजकता ये कहती है कि 882 है, हमने कोई भी संख्या ले ली, मतलब 882 है। अब इसमें इकाई का अंक का दुगुना है ना, शेष बची संख्या में से घटाना है। फिर अगर उसमें 7 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो हमें मतलब इतना इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पूरी संख्या में हमें भाग देने की मतलब भाग तो देना पड़ रहा है। 882 की जगह 84 में भाग देना पड़ रहा है, तो इसमें 882 में दे लो या 84 में, बात तो एक ही है। तो इसका याद रखने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। फिर आता है 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम यह है कि कोई भी संख्या जिसमें इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे कोई संख्या ले ली हमने, ये संख्या ले ली। अब इसमें 8 की भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट वाले 3 अक्षर है ना, ये अगर इनमें 8 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, और अगर इनमें 8 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। जैसे 567 है, इसमें 8 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ये होता है 8 की भाजकता का नियम। किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा 3 अक्षरों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी जाएगा वरना नहीं जाएगा। फिर आता है 11 की भाजकता। 11 की भाजकता के अंदर हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 121। 11 की भाजकता का नियम हमें यह कहता है कि किसी संख्या में सम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग और विषम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग, दोनों का अंतर अगर 0 या फिर 11 से पूरा पूरा विभाजित होता है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। जैसे इसमें 121 है, तो सम स्थानों पर आने वाली संख्या एक तरफ कर लो 2, और विषम स्थानों पर 1 और 2,
ये भी 2 हो गई, तो इस 2 को सम स्थानों माइनस विषम स्थानों, 2 माइनस 2 0, तो 121 है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 11 बार आता है, 11 11 121 होता है। मतलब क्या किया इसमें 11 की भाजकता के नियम के अंदर, एक बार फिर देख लो। सम स्थानों पर आने वाली संख्या सम स्थानों पर आने वाली संख्या का योग करते हैं और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं का योग करते हैं, फिर दोनों का अंतर करते हैं। दोनों का अंतर यदि जीरो आए तो भी 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी, या फिर 11 से जो अंतर आता है उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। 121 हमने एग्जाम्पल देख लिया। सम स्थानों पर जैसे और कोई ये देख लेते हैं। अब इसमें सम स्थानों पर आने वाली संख्या 1 और 1 2, और विषम स्थानों पर आने वाली संख्या 4 4 माइनस 2 तो 2। अब 1212 है, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी पूरी पूरी। क्यों? इकाई के अंक, इकाई मतलब सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग ज्ञात कर लिया हमने, विषम स्थानों पर अंकों का योग ज्ञात कर लिया, और दोनों का अंतर है वो 0 या 11 आना चाहिए इसमें, 0 या 11 से डिवाइडेबल, तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है। चलो आपको समझ में आया होगा।